इतिहास में ना कई कहानियां छिपी होती हैं। ऐसी कहानियां जिन्होंने एक पूरे इलाके की एक पूरी संस्कृति की पहचान बनाई। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, कश्मीर की। और ये कहानी है गोनंद वंश की, उन शासकों की जिन्होंने सदियों तक हिमालय की इस खूबसूरत वादी पर राज किया। चलिए इस कहानी को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके भारत पर हमले के बारे में तो हम सब ने पढ़ा है, सुना है। पर कभी ये सोचा है कि जब वो यहाँ था, उस भारी उथल-पुथल के दौर में, जब दुनिया का नक्शा बदल रहा था, तब कश्मीर की उन हसीन वादियों पर कौन राज कर रहा था? किसका शासन था? इसका जवाब यकीन मानिए काफी दिलचस्प है। तो उस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है गोनंद वंश के इतिहास में। ये कश्मीर का पहला, हम कह सकते हैं, प्रमुख राजवंश था। और इसकी कहानी ठीक उसी मोड़ पर शुरू होती है जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कहानी की शुरुआत होती है करीब 323 ईसा पूर्व में, मतलब ठीक उसी वक्त के आसपास जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था। और ये वंश कब तक चला? 118 ईस्वी तक, यानी लगभग 400 साल। 400 साल! सोचिए जरा, उस जमाने में 4 सदियों तक राज करना, ये कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल नहीं थी। तो सवाल यह है कि आखिर कौन थे इस वंश के संस्थापक? इनका नाम था गोनंद प्रथम। लेकिन जो बात इन्हें इतिहास में इतना खास बनाती है, वो सिर्फ इनका राज नहीं था, बल्कि इनका वंश था। ऐसा माना जाता है, परंपरा ये कहती है कि वो भगवान कृष्ण के यदुवंश के थे। और इस एक बात ने इस पूरे राजवंश को एक बहुत ही गहरी, एक पौराणिक और सांस्कृतिक पहचान दे दी। अब देखिए, गोनंद प्रथम का काम सिर्फ गद्दी पर बैठना नहीं था। उन्होंने उस वक्त के बिखरे हुए कबीलों को एक साथ लाया, उन्हें एकजुट किया और कश्मीर को एक संगठित राज्य, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट का रूप दिया। जरा सोचकर देखिए उस दौर को, जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, टूट रहे थे। उस माहौल में उन्होंने कश्मीर की एक आज़ाद पहचान बनाई, और सिर्फ बनाई नहीं, उसे कायम भी रखा। तो गोनंद प्रथम ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी। अब उनके बाद आने वालों ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की। तो चलिए देखते हैं कि इस दौर में कश्मीर का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, और सबसे जरूरी बात, वो अपने पड़ोस की महाशक्ति मौर्य साम्राज्य के साथ अपना बैलेंस कैसे बनाकर चल रहे थे। गोनंद वंश के शुरुआती दौर में ना, कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान बहुत ही यूनिक थी, बहुत अनूठी। एक तरफ तो हिंदू परंपराएं थीं जो मुख्यधारा में थीं, और दूसरी तरफ नागों की पूजा की बहुत गहरी स्थानीय मान्यताएं थीं। इन दोनों का जो मेल था, जो संगम था, वही उस इलाके की आध्यात्मिक पहचान बना। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो कश्मीरी शासक अपने किलों से, अपनी झीलों के पास से अपना लोकल कंट्रोल मजबूती से बनाए हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ वो मौर्य साम्राज्य जैसी बड़ी ताकत के साथ कल्चरल रिश्ते भी बना रहे थे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो कितने समझदार थे। अपनी आज़ादी और पहचान को भी बचाकर रखा और बाहर की दुनिया से भी जुड़े रहे। जानते हैं, हर बड़ी कहानी में, हर राजवंश की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां एक राजा, एक शासक आता है और सब कुछ बदल देता है। एक गेम चेंजर। गोनंद वंश के लिए वो शासक थे राजा मेघवाहन। और उनके आने के साथ ही कश्मीर के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। अहिंसा की भूमि, अ लैंड ऑफ नॉन वायलेंस। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये राजा मेघवाहन का सपना था, उनका विजन था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पूरे साम्राज्य की सोच को ही बदल देंगे और उसे एक ऐसी दिशा देंगे जो लड़ाई झगड़े और हिंसा से कोसों दूर हो। तो सवाल ये कि उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उनके कदम बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। सबसे पहला काम, उन्होंने पूरे राज्य में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को खुलकर प्रमोट किया। इतना ही नहीं, धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दूतों को दूसरे देशों तक भेजा। ये सिर्फ कानून बदलने जैसा नहीं था, ये पूरे समाज की सोच को बदलने की एक कोशिश थी। और ये बात बिल्कुल साफ है कि मेघवाहन के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी। वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से, उसके सिद्धांतों से दिल से जुड़े हुए थे। वो अपने पर्सनल बिलीफ को, अपनी आस्था को ही अपने शासन का, अपनी हुकूमत का आधार बनाना चाहते थे। तो फिर सदियों तक चले इस राज का अंत आखिर कैसे हुआ? और उससे भी बड़ा सवाल कि ये वंश अपने पीछे कश्मीर के लिए क्या लेगेसी, क्या विरासत छोड़कर गया? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 400 साल,
फिर से इस नंबर के बारे में सोचिए। एक ऐसा जमाना जब सल्तनतें रातों रात बन और बिगड़ जाती थीं। उस दौर में किसी एक वंश का, एक डायनेस्टी का 4 सदियों तक टिके रहना, यह अपने आप में उनकी स्टेबिलिटी और उनकी ताकत की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन हाँ, हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत था। करीब 118 ईस्वी में गोनंद वंश का राज खत्म हुआ और कश्मीर के स्टेज पर एक नए राजवंश ने कदम रखा, कारकोट वंश। तो आखिर में गोनंद वंश का महत्व क्या है? इसे हम कैसे याद रखें? देखिए, ये सिर्फ एक राज करने वाला वंश नहीं था। इन्होंने कश्मीर की कल्चरल फाउंडेशन रखी, वो नींव रखी जहां हिंदू और बौद्ध परंपराएं एक साथ फली फूलीं। इन्होंने मेघवाहन जैसे राजा के जरिए अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाया और सबसे बढ़कर इन्होंने लगभग 400 सालों तक कश्मीर को एक स्टेबल गवर्नमेंट दी। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसा इलाका जिसने इतना कुछ देखा है, क्या वहां एक प्राचीन राजा की अहिंसा की विरासत आज भी कोई मायने रखती है? क्या आज भी हम उससे कोई सबक सीख सकते हैं? इतिहास हमें सीधा जवाब तो नहीं देता, पर हां, सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है।